Okay, friends, coming on to my next video. This is Article 20 of Indian Constitution, Article 20। अब इसमें तीन चीजें हैं। पहली चीज क्या है? पहली चीज है नो डबल जियोपार्डी, दूसरी चीज है सेल्फ इंक्रिमिनेशन, तीसरी चीज है एक्सपोस्ट फैक्ट। ठीक है। ये आर्टिकल 20 जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन किसके अंदर आता है? फंडामेंटल राइट्स के अंदर। तो आर्टिकल 20 क्लॉज 1 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन किससे डील करता है? नो एक्सपोस्ट फैक्टो लॉ। आर्टिकल 20 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन किससे डील करता है? नो डबल जियोपार्डी। आर्टिकल 23 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन किससे डील करता है? नो सेल्फ इंक्रिमिनेशन। तो क्या क्या है? नो एक्स पोस्ट फैक्टो, नो डबल जियोपार्डी, नो सेल्फ इंक्रिमिनेशन। किसके इसके अंदर? अंडर आर्टिकल 20 क्लॉज 1, अंडर आर्टिकल 20 क्लॉज 2, अंडर आर्टिकल 20 क्लॉज 3। ठीक है। अब हम देखते हैं कि आर्टिकल 20 क्लॉज 1, 20 क्लॉज 2, 20 क्लॉज 3 इसको डिटेल में पढ़ते हैं। पर इससे पहले फंडामेंटल राइट्स के बारे में कुछ देखते हैं। हमें पता है कि पार्ट 3 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फंडामेंटल राइट्स की बात करता है, जो कि कुछ इंडियन सिटीजन्स को एंटाइटल्ड है। ये किसी भी प्रॉस्परिंग नेशन के बैकबोन होते हैं फंडामेंटल राइट्स, और ये जरूरी है कि किसी भी देश के लोग एक हेल्थी स्टेट ऑफ माइंड के साथ जी सके। ये एक ऐसे सेट ऑफ रूल्स है लीगल सिस्टम में जो इंसान के बेसिक राइट्स और प्रिविलेजेस की रक्षा करते हैं। ठीक है। In a society or a small habitat or community of any country or community of any country, these rights are available to all, irrespective of their background or status। ठीक है। यानी ये मैटर नहीं करता कि उस सोसाइटी का क्या स्टेटस है, क्या बैकग्राउंड है, ये फंडामेंटल राइट सबके पास अवेलेबल है। ठीक है। चाहे वो एक प्रिंस हो, यानी एक आपका राजा हो, ठीक है, राजकुमार हो, या फिर एक पॉपर हो, कोई रिक्शा चलाने वाला हो, कोई छोटा मोटा इंसान हो। छोटा मोटा इन द सेंस फाइनेंशियल टर्म्स में छोटा मोटा इंसान हो, उससे फर्क नहीं पड़ता। ठीक है। फंडामेंटल राइट सबके पास अवेलेबल है। ठीक है। और इन फंडामेंटल राइट्स की वैल्यू इस चीज से कि मान लीजिए किसी पर्सन को मौत की सजा दी गई है, तो जब उसकी मौत की सजा शेड्यूल की गई, उससे पहले उसे जीने का पूरा हक है। ऐसा नहीं कि उसको मौत की सजा दे दी गई तो उसे पहले भी मारा जा सकता है। जिस डिसाइडेड टाइम और डेट पे उसको मौत की सजा दी गई है, उसी पे उसे मारा जाएगा। उससे पहले उसे पूरी तरह से जीने का हक है। और ये फंडामेंटल राइट्स इतने इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि यही फंडामेंटल राइट्स किसी भी सोसाइटी को एक सिविलाइज्ड सोसाइटी बनाते हैं। ठीक है। तो हम कैसे कह सकते हैं कि एक सोसाइटी सिविलाइज्ड है कि नहीं है? इस बात पर डिपेंड करेगा कि वहां के फंडामेंटल राइट्स कैसे हैं, कितने स्ट्रांग है, उनका एनफोर्समेंट कितना स्ट्रांग है, वो कितने इफेक्टिव है। ठीक है। 6 बेसिक फंडामेंटल राइट्स हैं। क्या है? पहले राइट टू इक्वालिटी, दूसरा राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, राइट टू फ्रीडम, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल लिबर्टीज, आर्टिकल 32, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। ये अलग अलग है, आप अलग अलग बुक से पढ़ेंगे। मैं आपको यहाँ बेसिक्स बता रहा हूँ। आपको जो भी डाउट है कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ये बेसिक फंडामेंटल राइट्स हैं। अब आर्टिकल 20 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है? ये डील किससे करता है? बेसिकली ये एक राइट से डील करता है। किसके? या तो कोई पर्सन हो या कम्युनिटी हो। पर्सन, कम्युनिटी जिसको कन्विक्ट किया जा चुका है या उसे किसी क्राइम के लिए चार्ज किया गया। ठीक है। तो एक ऐसा पर्सन या पूरी पूरी कंपनी जिसको या तो कन्विक्ट किया गया या उसे भी चार्ज किया गया। 3 क्लॉजेस इसके मैंने आपको बताया। आर्टिकल 20 क्लॉज 1, आर्टिकल 20 क्लॉज 2, आर्टिकल 20 क्लॉज 3। आर्टिकल 20 क्लॉज 1 में क्या था? नो एक्स पोस्ट फैक्टो। अब हम इसको समझते हैं। सबसे पहले तो हम ये जानेंगे कि एक्स पोस्ट फैक्टो क्या है। ठीक है। एक्स पोस्ट फैक्टो एक लैटिन वर्ड है जिसका मतलब होता है इंग्लिश में आफ्टर द फैक्ट, यानी कि किसी भी चीज के हो जाने के बाद। एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ जहां जहां भी होता है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में क्या है? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में नो एक्स पोस्ट फैक्टो है। जहां पे एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ होता है, वहां क्या होता है? वहां पे उन क्राइम्स को भी पनिश किया जा सकता है जो ऑलरेडी कमिट किए जा चुके हैं। ठीक है। दिस अलाउज फॉर द पनिशमेंट ऑफ द क्राइम्स व्हिच हैव ऑलरेडी बीन कमिटेड बिफोर द इनैक्टमेंट ऑफ अ न्यू लॉ व्हिच प्रोहिबिट्स दैट डीड। इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। यहाँ पे देखिए, इसको यहां से लेके यहां तक पढ़िए। क्या कह रहा है कि मान लीजिए किसी एक कंट्री में एक पिग को मारना क्राइम नहीं है। तो मान लीजिए किसी एक पर्सन ने उसे उस पिग को मारा, किसी भी चीज के लिए मारा, मान लीजिए स्पोर्ट्स के लिए मारा, शिकार में मारा, या उसको खाना था इसलिए मारा, जिस वजह से भी मारा। पर उस समय के नियम के हिसाब से पिग को मारना एक सजा नहीं है। ही हैज नॉट कमिटेड अ क्राइम। ठीक है। लेकिन मान लीजिए कि जब उस इंसान ने उस पिग को मारा, उसके 2 साल बाद एक ऐसा लॉ आता है जिसमें कहा जाता है कि भाई पिग को मारना एक क्राइम है, पिग को मारना एक गुनाह है। तो अब अगर एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ वहां पे लगता है, तो एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ क्या कहता है कि पहले जो आप क्राइम कर चुके हैं
उसकी सजा आपको दी जा सकती है। यानी कहने का मतलब उस समय तो ऐसा कोई लॉ नहीं था जो पिग के मारने के लिए उसे सजा दे, लेकिन अब ऐसा 2 साल बाद वो लॉ आ गया है कि पिग को मारने की सजा दी जा सकती है। तो अगर एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ है तो इसका मतलब ये है कि भले ही उस इंसान ने उस पिग को पहले मारा हो, उसको इस क्राइम के लिए चार्ज किया जा सकता है। यानी क्लियरली आर्टिकल 20 स्टेट्स द प्रोहिबिशन ऑफ सच प्रैक्टिस। यानी कि पुराने, जब आपने पहले कोई ऐसा काम किया जो उस समय लीगल था पर अब इलीगल हो चुका है, अब इलीगल हो चुका है, लेकिन जब आपने किया था तब ये इलीगल नहीं था, तो उस चीज के लिए आपको सजा नहीं दी जा सकती। अगर उस चीज के लिए आपको सजा दी जा सकती होती तो हम कौन सा लॉ बोलते हैं, उसको बोलते हैं एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ। बट अगर हम उसको सजा नहीं दे सकते तो हमारा आर्टिकल 20 क्लॉज 1 क्या कहता है, नो एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ, नो एक्स पोस्ट फैक्टो। ठीक है, तो आर्टिकल 20 क्लॉज 1 क्या कहता है, नो एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि क्लॉज 1 ऑफ आर्टिकल 20 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है कि पहले आपने जो चीज करी, अगर वो उस समय पे इलीगल नहीं थी तो आपको उसकी सजा नहीं दी सकती। लेकिन दो तीन चीजें होती हैं यहाँ पे, एक होता है कन्विक्शन, एक होता है सेंटेंसेस, एक होता है ट्रायल्स। सजा नहीं सुनाई जा सकती, उसको कन्विक्ट नहीं किया जा सकता, लेकिन अगर उसने ऐसा कोई काम किया है तो उस पर ट्रायल जरूर चलाया जा सकता है। आप समझ रहे हैं ना। आर्टिकल 20 क्लॉज 1 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है कि उस चीज के लिए आपको सजा नहीं दी जा सकती, उस चीज के लिए आपको कन्विक्ट नहीं किया जा सकता है, जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता है, लेकिन उस चीज की वजह से आप पे एक ट्रायल जरूर चलाया जा सकता है। उस ट्रायल में कोई सजा भले ही ना निकल के आए पर ट्रायल जरूर चलाया जा सकता है, क्योंकि ट्रायल इसलिए चलाने की अनुमति है कि इससे आपकी जो लोगों के अंदर किसी भी टॉपिक के प्रति जो सहानुभूति है, जो कंसिडरेशन है, वो जगता है, इसलिए ट्रायल चला हुआ है। ठीक है, अब ये जो आर्टिकल 20 क्लॉज 1 है, नो एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ, ये केवल क्रिमिनल प्रोसिक्यूशंस में अवेलेबल है। यानी अगर कोई क्रिमिनल एक्शन है, वो क्रिमिनल एक्शन आप पे ऊपर नहीं चलाया जाएगा। कि मान लीजिए 2 साल पहले आपने पिग को मारा था, वो क्रिमिनल एक्टिविटी उस समय नहीं थी, बट अब वो क्रिमिनल एक्टिविटी है, तो अगर अब वो क्रिमिनल एक्टिविटी है तो आपने भले ही 2 साल पहले उस पिग को मारा था, अब आपको सजा नहीं दी जा सकती। लेकिन टैक्स डिस्क्रिपेंसीज, अगर आपने टैक्स इवेजन किया है, अगर आपने टैक्स खाया है, उस केस में आप ये नहीं कह सकते कि 4 साल पहले का टैक्स मैंने नहीं भरा। ठीक है, अब आज की डेट में कि भाई पकड़े गए नहीं भरा, ठीक है, या फिर आज एक ऐसी कोई पॉलिसी बन जाती है जिसके हिसाब से इस पे टैक्स देना चाहिए था, तो हम ये नहीं कह सकते कि उस समय पे टैक्स नहीं था तो हम नहीं देंगे। टैक्स डिस्क्रिपेंसीज याद रखिएगा, डिस्क्रिपेंसीज का मतलब ही होता है कुछ ना कुछ गड़बड़। अगर पूरी तरीके से लॉ के हिसाब है कि मान लीजिए फाइनेंस बिल में इस बार कोई ऐसा ही नया लॉ आ गया कि नया सर्विस टैक्स ही आ गया, ठीक है, कोई नया सर्विस टैक्स आ गया 1% का, तो अब भाई 2017 चल रहा है, 2012 में 2012 वाले से तुम थोड़ा कह दोगे कि भाई 1% सर्विस टैक्स और दे दो। लेकिन डिस्क्रिपेंसी, अगर कोई टैक्स डिस्क्रिपेंसी है, ठीक है, तो उस केस में उसको आर्टिकल 20 क्लॉज 1 की जो प्रोटेक्शन है, नो एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ की जो प्रोटेक्शन है, वो उसे नहीं मिलेगा। यानी कि उसको पुराने टैक्स भी देने पड़ सकते हैं अगर उसने कुछ गलत काम किया है टैक्स से रिलेटेड। ठीक है, और एक आखिरी पॉइंट और, ऑल्सो अ पर्सन कैन स्टिल बी डिटेन्ड इन केस ऑफ प्रिवेंटिव मेजर्स ऑफ और इफ समवन हैज डिमांडेड सिक्योरिटी। प्रिवेंटिव डिटेंशन वाला क्लॉज भी इसमें एप्लीकेबल होगा। आगे आते हैं, आर्टिकल 20 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्लॉज 2। अब भाई ये क्या कहता है, आर्टिकल 20 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्लॉज 2, अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन के टेक्स्ट पे जाएंगे, क्या बोलता है, नो डबल जियोपार्डी, मतलब नो पर्सन शैल बी प्रोसिक्यूटेड एंड पनिश्ड फॉर द सेम ऑफेंस मोर देन वन। किसी एक ऑफेंस के लिए किसी एक पर्सन को 2 बार सजा नहीं मिल सकती, ये बोलता है। अब जियोपार्डी का मतलब क्या है, यहाँ पे जियोपार्डी मतलब है गलती, डबल जियोपार्डी। डबल जियोपार्डी मतलब एक ही गलती के लिए आपने 2 बार उसको सजा दी, यानी 2 बार आपने उसको नुकसान पहुंचाया, लॉस दिया, हार्म दिया, फेलियर दिया। ठीक है, यानी डबल जियोपार्डी मतलब क्या होता है, पर्सन इज बीइंग पुट इन हार्म्स वे और इन डेंजर ट्वाइस। समझे, इसका मतलब ये कहता है, नो डबल जियोपार्डी के मतलब के हिसाब से किसी भी एक पर्सन को किसी एक सजा के लिए 2 बार, किसी भी एक गलती के लिए, किसी भी एक क्राइम के लिए 2 बार सजा नहीं दी जा सकती। ठीक है, इसको हम बोलते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ डबल जियोपार्डी। अब इसके अंदर 2 वर्ड्स होते हैं, एक ऑट्रोफोइस कन्विक्ट होता है, ऑट्रोफोइस एक्विट होता है। ऑट्रोफोइस कन्विक्ट क्या करता है, पर्सन हु हैज बीन प्रीवियसली कन्विक्टेड फॉर द सेम ऑफेंस, यानी जिसको ऑफेंस के लिए बात चल रही है, उस ऑफेंस के लिए उस पर्सन को पहले सजा दी जा चुकी है,
बट ऑट्रोफोइस एक्विट क्या कहता है कि जिस केस के लिए या जिस क्राइम के लिए, किस गलती के लिए भी केस चल रहा है, उसके लिए पहले उस पर्सन को छोड़ा जा चुका है, सजा नहीं दी गई है। तो यहाँ पे आपको ये समझना है कि जो डबल जियोपार्डी का जो कॉन्सेप्ट है कि किसी को दो बार नुकसान नहीं पहुंचाना है, वो केवल ऑट्रोफोइस कन्विक्ट पे लागू होता है, ऑट्रोफोइस एक्विट पे लागू नहीं होता है। आप समझ सकते हैं क्यों नहीं होता है। कन्विक्ट को पहले सजा मिल चुकी है, तो उसको दोबारा थोड़ा सजा दे दोगे यार। ऑट्रोफोइस कन्विक्ट को पहले सजा मिल चुकी है, तो आप उसको दोबारा सजा नहीं देते। लेकिन ऑट्रोफोइस एक्विट को, जो पहले उस सजा से छूट चुका है, आप उसको दोबारा सजा दे सकते हो क्योंकि उसको पहले सजा मिली ही नहीं है। तो उसके लिए दोबारा वाली सजा नहीं होगी, ये पहली सजा होगी। तो ये जो डॉक्ट्रिन ऑफ डबल जियोपार्डी है, जो नो डबल जियोपार्डी है, वो केवल ऑट्रोफोइस कन्विक्ट के केस में एप्लीकेबल है, एक्विट के केस में एप्लीकेबल नहीं है। क्योंकि एक्विट को पहले सजा नहीं मिली है तो उसको सजा मिल सकती है, पर कन्विक्ट को पहले सजा मिल चुकी है तो उसको दोबारा सजा नहीं दी जाएगी। ठीक है, आगे चलते हैं। एक चीज आपको और ध्यान रखना है कि एक पर्सन को किसी और ऑफेंस के लिए ट्राई किया जा सकता है और कन्वर्ट किया जा सकता है, किसी सिमिलर ऑफेंस के लिए नहीं किया जा सकता है। पर आर्टिकल 20 क्लॉज 2 की जो प्रोटेक्शन है नो डबल जियो पार्टी, वो किसी सिमिलर ऑफेंस पे ही लगेगी। एक दूसरे ऑफेंस के लिए उसको नहीं है कि उसी समय पे उसने कोई दूसरा ऑफेंस किया था तो भाई उस ऑफेंस के लिए भी वो इससे बच गया, नहीं। अगर उसने कोई और ऑफेंस किया है इस ऑफेंस के अलावा, तो उसके ऊपर फिर से केस चल सकता है। अब याद रखिएगा कि जो आर्टिकल 20 क्लॉज 2 की जो प्रोटेक्शन है, वो कुछ केसेस में बिल्कुल नहीं मिलती है। कौन कौन से केसेस में? एक तो आपका फॉरेन ट्रेड डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट में नहीं मिलती है, कस्टम्स एक्ट में नहीं मिलती है, सेंट्रल एक्साइज एक्ट में नहीं मिलती है, डिपार्टमेंटल प्रोसीडिंग्स में नहीं मिलती है। समझे? यानी कि कस्टम्स एक्ट के, जैसे कि फॉर एग्जांपल एक कोर्ट में आपके ऊपर केस चल रहा है और कस्टम्स एक्ट के लॉ को भी आपने वॉलेट किया, तो कस्टम्स एक्ट के अकॉर्डिंग भी आपके ऊपर केस चल सकता है। सिमिलरली सेंट्रल एक्साइज एक्ट के अकॉर्डिंग भी आपके ऊपर केस चल सकता है। सिमिलरली अगर कोर्ट में आपके पीछे केस चल रहा है, ठीक है, और आपको सजा पहले मिल सकती हुई, लेकिन फिर भी एक डिपार्टमेंटल प्रोसीडिंग, आप किसी डिपार्टमेंट में काम करते हैं, मान लीजिए पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट में काम करते हैं, आपने वहां करप्शन किया, तो उस करप्शन के लिए कहीं बहुत बड़े लेवल करप्शन है तो बाहर तो आपके ऊपर केस चल रहा है और डिपार्टमेंट भी आपके ऊपर अपनी प्रोसीडिंग्स चला सकता है। तो ऐसा नहीं है कि अगर आपके ऊपर कहीं कोर्ट में केस चला तो डिपार्टमेंट उस चीज से प्रोसीडिंग नहीं चला सकता, बिल्कुल चला सकता है। डिपार्टमेंटल प्रोसीडिंग सेंट्रल एक्साइज एक्ट के अंदर आपको ट्राई दोबारा किया जा सकता है, कस्टम्स एक्ट 1962 के अंदर आपको दोबारा ट्राई किया जा सकता है, फॉरेन ट्रेड डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट 1992 के अंदर आपको दोबारा ट्राई किया जा सकता है। ठीक है, अब आते हैं आर्टिकल 20 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्लॉज 3। ठीक है, ये क्या कहता है कि द क्लॉज स्टेटेड दैट नो पर्सन शैल बी फोर्स्ड टू टेस्टिफाई अगेंस्ट हिमसेल्फ और बी अ विटनेस अगेंस्ट हिमसेल्फ। यानी किसी भी पर्सन को ये फोर्स नहीं किया जाएगा कि वो अपने खिलाफ ही गवाही दे या अपने खिलाफ ही अपने आप को फंसवा दे। यूनाइटेड स्टेट्स के कॉन्स्टिट्यूशन में एक फिफ्थ अमेंडमेंट हुआ था, वो क्या कहता है? द फिफ्थ अमेंडमेंट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन is a part of the Bill of Rights and protects a person from being compelled to be a witness against himself in a criminal case। यानी किसी भी क्रिमिनल केस के अंदर में फिफ्थ अमेंडमेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है कि कोई भी एक पर्सन अपने खिलाफ ही गवाही नहीं देगा या अपने आप को जबरदस्ती नहीं फंसवाएगा। यानी इस बेस पे कि उसने खुद ही बोल दिया कि मैं खूनी हूं, आप उसको खूनी करार नहीं दोगे। वो खूनी है कि नहीं है, इसे प्रूव करना पड़ेगा। और इसे कौन प्रूव करेगा? इसे प्रोसिक्यूशन प्रूव करेगा, जो उसके ऊपर इल्जाम लगा रहा है। उसकी खुद की गवाही पे उसे खूनी नहीं माना जाएगा। ठीक है, तो और इंडिया में जो आर्टिकल 20 क्लॉज 3 की जो प्रोटेक्शन है, आर्टिकल 20 क्लॉज 3 की प्रोटेक्शन है, आप आर्टिकल 20 क्लॉज 3 के कॉन्स्टिट्यूशनल टेक्स्ट को देखिए, उसमें क्या लिखा है? उसमें लिखा है नो सेल्फ इंक्रिमिनेशन, नो पर्सन अक्यूज्ड ऑफ एनी ऑफेंस शैल बी कंपेल्ड टू बी अ विटनेस अगेंस्ट हिमसेल्फ। यानी कि जो ये नो सेल्फ इंक्रिमिनेशन है, इसके अकॉर्डिंग इंडिया में कौन कौन से विटनेस हैं जो कि एक ऐसा पर्सन जिसको कन्विक्ट किया जा रहा है, जिसके ऊपर चार्जेस लगाए जा रहे हैं, अगर वो एविडेंस देता है, मान लीजिए वो ओरल एविडेंस देता है, डॉक्यूमेंटेड एविडेंस देता है, यानी वो खुद मुंह से बोलता है कि भाई मैंने खून किया, या फिर वो किसी कागज पे लिख के देता है कि मैंने खून किया, इन दोनों ही केसेस में उनको एक वैलिड रीजन नहीं माना जाएगा ये मानने के लिए कि उसने सच में खून कर दिया। उसका कहा हो लिखा हुआ कागज हो, चाहे उसकी बोली हुई चीज हो, ये उसके खिलाफ एज अ प्रूफ इस्तेमाल नहीं हो सकती। लेकिन फिर भी जब भी किसी पर्सन को कन्विक्ट किया जाता है, उसके ऊपर चार्जेस डाले जाते हैं, उससे कुछ एविडेंस माने जा सकते हैं। वो कौन कौन से एविडेंस है? पहला तो यह है कि ही माइट बी कंपेल्ड टू प्रोड्यूस मटेरियल ऑब्जेक्ट्स व्हिच आर रिलेटेड टू द इन्वेस्टिगेशन। ऐसे कुछ ऑब्जेक्ट्स जो इन्वेस्टिगेशन से रिलेटेड हो।
दूसरा, ही कैन बी कंपल्ड टू गिव थंब इंप्रेशन, सिग्नेचर, ब्लड स्पेसिमेन। बहुत ज्यादा आपने क्राइम पेट्रोल वगैरह अगर देखते हैं तो देखा होगा, उसमें ब्लड स्पेसिमेन, सिग्नेचर, इंप्रेशन, डीएनए सब टेस्ट करते हैं। ही कैन बी कंपल्ड टू एग्जिबिट हिज बॉडी फॉर एग्जामिनेशन। उसको अपनी बॉडी को प्रेजेंट करना पड़ेगा एग्जामिनेशन के लिए, कुछ पता करने के लिए। बॉडी प्रेजेंट करने मतलब है कुछ निशान देखने के लिए, कोई घाव देखने के लिए, हाथ पे फिंगरप्रिंट्स देखने के लिए, आइरिस स्कैन करने के लिए, किसी भी चीज़ के लिए उसकी बॉडी का एग्जामिनेशन किया जा सकता है। बट उसके ओरल, यानी उसने कहा कि मैंने खून किया, या डॉक्यूमेंटेड एविडेंस, या उसने लिखा कि मैंने खून किया, इसको उसके खिलाफ एज अ विटनेस नहीं लिया जा सकता। यानी कि क्राइम को प्रोसिक्यूशन को प्रूव करना पड़ेगा। देखिए, और हाँ, ये जो क्लॉज है आर्टिकल 20 क्लॉज 3, ये केवल क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स पे लागू होता है, सिविल प्रोसीडिंग्स पे लागू नहीं होता है। उसके बाद, इट ऑल्सो प्रोटेक्ट्स द एक्यूज अगेंस्ट एनी काइंड ऑफ टॉर्चर और फोर्सफुल मेथड। टॉर्चर और फोर्सफुल मेथड से भी ये किसी भी वल्नरेबल इंसान को बचाता है, एक इफेक्टिव और साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन को इंश्योर करता है, शॉर्टकट्स नहीं लेता है। और अगर ये कहा जाता है कि अगर एक्यूज्ड इनोसेंट है, मतलब जब तक कि एक्यूज्ड को गिल्टी प्रूव ना कर दिया जाए बिनाउट डाउट, ये माना जाता है कि जो एक्यूज्ड है वो इनोसेंट। यानी जब तक जिसके ऊपर इल्जाम लगा है वो बियॉन्ड डाउट उसका गिल्ट प्रूव नहीं होता है, तब तक उसको इनोसेंट ही माना जाएगा। और ये किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उसके गिल्ट को प्रूव किया जाए? ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है प्रोसिक्यूटर की, जिसने उसके ऊपर इल्जाम लगाया है। ये जो यूएस लीगल सिस्टम है, इसमें एक ज्यूरी लीगल सिस्टम है जो आज तक इस्तेमाल करता है, पर इंडिया में ज्यूरी लीगल सिस्टम एबॉलिश कर देंगे। ज्यूरी में क्या होता था कि 7-8 लोग बैठते थे और वो अपनी राय देते थे, और एक वोटिंग होती थी, उस वोटिंग में मेजोरिटी से डिसीजन लिए जाते थे। वो यूएस में तो आज भी हो रहा है, पर इंडिया में अभी। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो फ्रेंड्स। मुझे लगता है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। आप अपने डाउट्स, कमेंट्स, या जो भी आपके सुझाव हैं, एडवाइस है, कुछ आप मुझसे चाहते हैं, आप मुझे बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में। मैं जल्दी से जल्दी उन्हें पूरा करने की कोशिश करूँगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे।